हेलो एवरीवन, मैं हूं नैना और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो जितने भी व्यूअर्स आज इस सेशन को देखने वाले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन उनके लिए होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका ग्रेजुएशन पूरा हो चुका है या जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाला है और उनके दिमाग में अभी बहुत बड़ा क्वेश्चन ये चल रहा है कि अब हम ग्रेजुएशन के बाद क्या करें। क्या हम यहीं पे ड्रॉप ले लें या हम किसी और चीज़ की तैयारी करें या हम अपनी जो पढ़ाई है उसको आगे कंटिन्यू करें और एकेडमिक्स में भी हम कुछ और करें, और अगर करें तो हम क्या करें जिससे हमारा पैसा और समय दोनों ही बर्बाद ना हो और हमें उस चीज़ का रिजल्ट समय से मिल जाए। तो डियर, इन्हीं सारे सवालों के जवाब के साथ और आपकी इस छोटी सी जो समस्या है इसको सॉल्व करने के लिए मैंने कोशिश करी है कि आज का सेशन मैंने आप सभी के लिए डिज़ाइन किया है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बार बार ये पूछ रहे थे कि हमारा ग्रेजुएशन पूरा होने वाला है, अब हम क्या करें। और बहुत से ऐसे भी हैं जिनका ग्रेजुएशन पूरा हो चुका है और वो 1 साल का ड्रॉप ले भी चुके हैं अपनी एग्जाम की तैयारी करने के लिए। अब उनको भी लग रहा है कि हम साथ में क्या एकेडमिक्स में और आगे बढ़ें या हम अपनी तैयारी को ही जारी रहने दें। तो डियर, जब भी कोई स्टूडेंट होता है तो उसके सामने बहुत सारे सवाल आते हैं कि मैं अब क्या करूं क्या नहीं करूं, ठीक है। और फिर जब वो 4 लोगों से पूछता है कि भाई मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो सलाह लेने की कोशिश करता है, तो वो 4 लोग और उसको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में डाल देते हैं। जो जिस फील्ड का होता है वो उसे उसी फील्ड के बारे में बताता है, जो जिस बैकग्राउंड से बिलोंग करता है वो उसे उसी के बारे में बताता है, और साथ ही साथ वो उसे उसी के फायदे बताता है और बाकी सारे फील्ड के नुकसान बताता है। तो डियर, इस तरीके से तो आप कभी इस समस्या से निकल ही नहीं पाओगे। साइंस वाले के पास जाओगे वो साइंस की पढ़ाई करेगा, आर्ट्स वाले के पास जाओगे वो आर्ट्स की पढ़ाई करेगा, अब आर्ट्स में भी जाओगे तो हिस्ट्री वाला हिस्ट्री की पढ़ाई करेगा, सोशलॉजी वाला सोशलॉजी की पढ़ाई करेगा। तो हम क्या करें? हम अगर किसी से सलाह ना लें और अगर बिना किसी की सलाह के हम अपना करियर खुद चुनना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं? क्या हमारे पास वो ऑप्शंस हैं जो हमें कम समय में और हमें एक रिजल्ट भी दें, मतलब हम उनको करने के बाद पछतावा ना सोचें कि भाई हमने काय को कर लिया, अभी हमारे किसी काम का नहीं है। तो डियर, इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है एक चीज़ कि अब जो क्वेश्चन है कि भी ग्रेजुएशन के बाद क्या करें। तो डियर, सबसे पहले मैं आपको वो चीज़ें बताने वाली हूँ, सुनने में थोड़ी सी आपको लग रही होंगी कि अरे यार ये क्या है, हम करेंगे कैसे, लेकिन डियर फायदे बहुत हैं, ठीक है। सबसे पहले डियर, मेरे हिसाब से ग्रेजुएशन के बाद आपका एक ऑप्शन एलएलबी का खुलता है, ठीक है। ये जो एलएलबी होती है डियर, ये लॉ के लिए रहती है, आप लोगों ने सबने सुना होगा, ठीक है। और बैचलर्स डिग्री होती है, ये लगभग 2 साल का इसका ड्यूरेशन रहता है, ठीक है। और अब तो सुविधा ये भी हो गई है डियर कि अगर किसी बच्चे ने 12th किया है तो वो डायरेक्टली ही बीए एलएलबी कर सकता है। जो नई शिक्षा नीति आई है उसके हिसाब से वो डायरेक्ट ही इन कोर्सेज को कर सकता है, ठीक है। और जितने बच्चे पुरानी नीति से ही पढ़े हुए हैं, जितना का ग्रेजुएशन हो चुका है, तो आप एलएलबी भी कर सकते हो, जो कि 2 साल का आपका पूरा डिग्री रहता है, ठीक है। एलएलबी करने से डियर क्या होता है, जैसे कि जब आप एलएलबी कर लेते हो या अगर आप एलएलबी करने की सोचो तो फायदे बहुत होते हैं। पहली बात तो डियर कि इससे कंपटीशन बहुत कम रहता है। आपने देखा होगा कि आज के टाइम में सभी लोग एक ही चीज के पीछे भाग रहे हैं, सबको कंपटीशन 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 की तैयारी करनी है। जगह चुल्लू भर निकलती है लेकिन सबको तैयारी जरूर करनी होती है। तो एलएलबी जो है वो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है डियर। एलएलबी करने के बाद सबसे पहला रास्ता जो खुलता है आपके लिए वो बैंक का खुलता है, ठीक है। बैंक में डियर बहुत सारी ऐसी पोस्ट्स होती हैं जो केवल उसी व्यक्ति के लिए होती हैं जिसने एलएलबी कर रखा हो, यानी कि जिसका लॉ से लेना देना हो, ठीक है। जैसे कि एक एडवाइजरी ऑफिसर होता है डियर, ठीक है, जिसमें केवल वही व्यक्ति ही अप्लाई कर सकता है जिसके पास एलएलबी हो, ठीक है। बैंक की वैकेंसीज निकलती हैं, आपने क्लर्क, पीओ, एसओ इन सब के बारे में तो सुना होगा, लेकिन डियर एडवाइजरी ऑफिसर्स भी होते हैं और उनके लिए जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रहता है वो एलएलबी रहता है, ठीक है। तो इसमें एक तो डियर जो कंपटीशन है वो थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि ग्रेजुएट तो सब हैं, है ना, साइंस से ग्रेजुएट सब हैं, लेकिन इन एग्जाम्स में पर्टिकुलर एलएलबी ही मांगते हैं। इसके अलावा कोई भी बीए वाला, मतलब एक्स्ट्रा वो करने वाला, वो सिर्फ नहीं दे सकता। अगर आपके पास एलएलबी है तो ही आप इस पोस्ट के लिए अपना आवेदन दे सकते हो। तो एक तो डियर ये फायदा रहता है, ठीक है। और इसमें क्या रहता है कि बहुत कम कैंडिडेट्स इसके लिए फॉर्म भरते हैं, तो आपके चांसेस ज्यादा ब्राइट रहते हैं।
इसके अलावा डियर आर्मी, जी हाँ, बहुत से मेरे ऐसे लर्नर्स हैं डियर, या बहुत से आप में से ऐसे बच्चे हैं जिनका सपना था कभी आर्मी ज्वाइन करने का। आर्मी तो ज्वाइन नहीं कर पाए, लेकिन उसका हिस्सा बन सकते हो। जैसे कि डियर क्या होता है कि आर्मी जो होती है, आर्मी का कानून आपको मालूम है, आर्मी में जो जज रहता है वो भी अलग होता है, आर्मी का वकील भी अलग होता है। आप चाहो तो गूगल पे इसको पूरा अच्छे से रीड कर सकते हो। तो डियर LLB करके आप उस पर्टिकुलर चीज के लिए भी आप एलिजिबल माने जाते हो। मतलब अगर आर्मी में आप एक वकील के रूप में भी आपकी भर्ती हो सकती है, ठीक है। तो इससे आपका बैंक का हुआ, ठीक है, एडवाइजरी ऑफिसर आप बन सकते हो। आर्मी के लिए आप भी एलिजिबल हो जाओगे। आप LLB कर लोगे तो आप आर्मी से रिलेटेड जो जैसे जज होते हैं, वहाँ पे आर्मी के अलग जज होते हैं, अलग ही एडवोकेट्स होते हैं, तो आप उसके लिए भी एलिजिबल हो जाओगे। आप वहाँ पे वकालत के लिए भी कर सकते हो, वहाँ पे भी आप उसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा डियर गवर्नमेंट एडवोकेट, अब ऑब्वियस सी बात है डियर कि अगर आप LLB करोगे तो वकील तो जरूर बनोगे। वकील भी डियर आपको पता है कि गवर्नमेंट प्राइवेट दो होते हैं, तो गवर्नमेंट एडवोकेट भी बन सकते हो आप। इसके भी एग्जाम्स होते हैं, बड़ी आराम से दो, क्योंकि कंपटीशन इतना नहीं रहता डियर जितना बाकी उनके साथ रहता है। मैं ये तो बिल्कुल नहीं कहूंगी कि कंपटीशन चुल्लू भर रहता है, कंपटीशन है, लेकिन इतना नहीं है डियर जितना बाकी एग्जाम्स में आपको हौच पौच मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा डियर आप किसी भी अच्छी कंपनी में, किसी भी प्राइवेट सेक्टर में भी आप एज अ लीगल एडवाइजर काम कर सकते हो। बड़ी बड़ी फर्म्स होती हैं डियर, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, वहां पे लीगल एडवाइजर्स की जरूरत होती है, जो आपको अच्छी खासी सैलरी देती हैं। मतलब आपको आराम से वहां से, आपको जितना आप चाहते हो आप उतना वहां से अर्न कर सकते हो, प्लस उससे आपकी जो प्रोफाइल है डियर वो भी अट्रैक्टिव बनती है। तो आप लीगल एडवाइजरी में भी जा सकते हो, आप अपनी खुद की फर्म खोल सकते हो, या पर्टिकुलर किसी बड़ी कंपनी में आप एज अ लीगल एडवाइजर वहां पे आप काम भी कर सकते हो। इसके अलावा डियर ADPO, नाम आपने सुना होगा, ADPO। तो डियर ये जो सरकारी वकील होते हैं ये ADPO वही कहलाते हैं। मतलब जैसे बहुत से गरीब लोग होते हैं या बहुत से ऐसे केसेस आते हैं, आपने देखा होगा कोर्ट में कि कोई वकील उनकी वकालत करने तैयार नहीं होता, उनके पास वकील नहीं होता है, तो ऐसे केस में जो है उन्हें कोर्ट अब एक सरकारी वकील हायर करती है, तो वही ADPO कहलाते हैं डियर। तो आप LLB करके यहाँ पे ADPO के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो, आप एक सरकारी वकील भी बन सकते हो। इसके अलावा डियर जब आपको अगर इसमें इंटरेस्ट आने लगे, आपको लगे कि नहीं यार मैंने LLB तो कर ली है और कई सारे फायदे भी मिल रहे हैं, लेकिन अब मुझे कुछ और भी बड़ा सोचना है, क्योंकि मानव मन है थोड़ा उससे मानता नहीं है, तो डियर आप LLB करने के बाद LLM भी कर सकते हो। ये आपकी लॉ में ही मास्टर्स डिग्री होती है, जैसे कि LLB बैचलर्स है तो LLM मास्टर्स है डियर। इसको करने के बाद आप सिविल जज वगैरह या फिर आप जो जितने भी मतलब बड़े लेवल के एग्जाम्स होते हैं वो आप दे सकते हो। तो इससे आप अपने बड़ी आराम से आप सिविल जज की तैयारी कर सकते हो, और LLM करने के बाद आप आराम से बढ़िया किसी भी लॉ कॉलेज में भी पढ़ा सकते हो, वहां से भी आपको अच्छी खासी सैलरी मिलेगी। क्योंकि आपको भी पता है डियर कि अपने यहाँ जितने भी लॉ कॉलेजेस हैं वहाँ की फीसेस भी बहुत अच्छी खासी हैं, और गवर्नमेंट के तो फिर बल्ले बल्ले ही अगर गवर्नमेंट में लग गया तो। अगर प्राइवेट में भी लगते हो, प्राइवेट कॉलेज में भी अगर पढ़ाते हो तो भी डियर अच्छा खासा पैकेज आपको वहां पर मिलेगा, क्योंकि लॉ पढ़ाने के लिए अच्छी खासी सैलरी कोई भी इंस्टीट्यूट देने को तैयार रहता है, जो डेडिकेटेड लॉ कॉलेजेस है। तो LLM करने के बाद आपको वहां भी ऑप्शंस मिलेंगे। साथ ही साथ डियर अगर आपको लिखने का शौक है तो आप अपनी लीगल बुक्स भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से डियर मेरे हिसाब से LLB एक अच्छा ऑप्शन है ग्रेजुएशन के बाद, ठीक है। अब बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनको नहीं इंटरेस्ट, भाई हमको वकालत करनी ही नहीं है, हमको तो ट्रेडिशनल रास्ता पकड़ना है, जो हमारे बुआ ने किया था, जो हमारी दीदी ने किया था, या मैम जो हमें नॉर्मल लगता है। तो वो ट्रेडिशनल रास्ता भी है डियर कि आप अपने ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स की तरफ बढ़ो, ठीक है। ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स की तरफ बढ़ना यानी कि किसी विषय में स्पेशलाइजेशन लेना। मास्टर डिग्री क्या करती है डियर, किसी भी विषय में आपको स्पेशलाइजेशन दिलाती है। MA करोगे हिस्ट्री में तो इतिहास में आपको स्पेशलाइजेशन मिल जाएगा, MSc करोगे फिजिक्स में तो फिजिक्स में आपको स्पेशलाइजेशन मिल जाएगा। ऐसे डियर MCOM होता है, MSW होता है। जितनी भी मास्टर डिग्री होती है डियर, MA हो चाहे MSc हो चाहे MCOM हो, ये सभी 2 वर्ष की होती हैं, ठीक है। इन्हें आप ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हो, ठीक है। नई शिक्षण नीति में और भी बदलाव आए हैं, तो आप संलग्न अपना 1 साल बचा के डायरेक्ट 1 साल का भी इसको कर सकते हो। बहुत सी जगहों पे ये डिस्टेंस से भी होती है, ठीक है।
प्राइवेट भी होती है, रेगुलर भी होती है। तो आपको जैसा कंफर्टेबल लगे, आप प्राइवेट भी कर सकते हो, आप डिस्टेंस से भी कर सकते हो, आप रेगुलर भी कर सकते हो, ठीक है। दूसरी बात डियर, जैसे कि मैं एमए की बात करूं तो एमए भी बहुत सारे विषयों में होता है। इतिहास में होता है, राजनीति शास्त्र में होता है, मनोविज्ञान में होता है, समाज शास्त्र में होता है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। एमएससी भी डियर साइंस के पूरे विषय ले लेती है, फिजिक्स भी लेती है, मैथ्स भी लेती है, कंप्यूटर भी लेती है, सब कुछ लेती है। एमकॉम तो आप जानते हैं कॉमर्स वाले बच्चों के लिए बना हुआ है। और एमएसडब्ल्यू जो होता है डियर, वो सोशल वर्कर्स यानी कि एमएसडब्ल्यू मास्टर इन सोशल वर्क, वो उसके लिए रहता है, मतलब जो सोशल वर्क में जाना चाहते हैं ये उनके लिए रहता है। इसके बाद वो किसी भी एनजीओ में एक कार्यकर्ता के रूप में भर्ती कर सकते हैं अपने आप को, और किसी भी बड़ी जो एनजीओ रहती है आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हो एमएसडब्ल्यू करने के बाद, ठीक है। तो इस तरीके से जितने भी लर्नर्स हैं जिनको ट्रेडिशनल वे चाहिए, जिनको एक ट्रेडिशनल रास्ता चाहिए अपने ग्रेजुएशन के बाद, तो वो मास्टर डिग्री कर सकते हैं। तो डियर ये तो मैंने आपको मास्टर डिग्री के तरीके बताए कि आप क्या क्या कर सकते हो। एमए में भी बहुत सारे विषय होते हैं। तो डियर जैसे कि बहुत से मैंने ये देखा है कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो एमए हिस्ट्री से करते हैं, एमए सोशियोलॉजी से करते हैं। तो डियर बिल्कुल आप करो, क्योंकि अगर आप किसी भी स्टेट लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो आपको बिल्कुल हिस्ट्री काम आएगा, पॉलिटिकल साइंस काम आएगा। लेकिन ये साइकोलॉजी जो होती है, साइकोलॉजी बहुत कम बच्चे उसमें डिग्री लेते हैं। तो आप एमए साइकोलॉजी में भी कर सकते हो, क्योंकि बहुत से ऐसे बड़े एग्जाम्स होते हैं डियर जिसमें आपको ये बहुत मदद करता है, ठीक है। और मैं साइकोलॉजी का क्यों बोल रही हूँ उसका जवाब आपको अगली उसमें मिलने वाला स्लाइड में, ठीक है। तो ये जो दूसरा ऑप्शन मैंने आपको दिया है कि आप ग्रेजुएशन के बाद मास्टर डिग्री कर सकते हो, तो डियर मास्टर डिग्री से सबसे पहले तो आपका रास्ता खुलता है कॉलेज में एक असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर प्रोफेसर की तरफ, ठीक है। ये मैं आपको बता रही हूँ थोड़ा सा अलग हटके चीजें, कंपटीशन वाले एग्जाम्स की लाइन से अलग हटके बता रही हूँ, ठीक है। क्योंकि कंपटीशन में तो आप हर चीज कर सकते हो, लेकिन जिन बच्चों की परीक्षाएं नहीं निकल रही हैं, जो बहुत समय से तैयारी कर रहे हैं लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो सरकार ने आपको एक तो अलाउ कर दिया है कि आप बिल्कुल ग्रेजुएशन के बाद कभी भी पीजी करो, कुछ भी करो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो अगर आपके एग्जाम किसी कारण से नहीं निकल पा रहे हैं डियर, कोई भी वजह बन रही हो कि आप 1 नंबर से 2 नंबर से बार बार रह जाते हो, तो क्यों अपना समय वेस्ट करते हो। तो फिर एक अपने पास सेकंड चांस, अपने पास एक सेकंड ओपिनियन होना चाहिए अपने खुद के लिए कि हम क्या कर सकते हैं। तो ये एक सेकंड मेथड जो मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे आप अपने आप को उस चीज से बचा सकते हो, ठीक है। तो डियर मास्टर्स करने के बाद सबसे पहला रास्ता खुलता है आपका कॉलेज में शिक्षण के लिए, ठीक है। आप असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर बन सकते हो, लेकिन मास्टर डिग्री उसमें कंपलसरी रहती है, ठीक है। शुरुआती दौर में आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में काम करते हो, जब आपकी पीएचडी वगैरह हो जाती है तो आप प्रमोट होके प्रोफेसर बन जाते हो, तो आपको सबसे अच्छा फायदा ये मिलता है। और डियर बता दूं कि असिस्टेंट प्रोफेसर हो चाहे प्रोफेसर हो, अच्छी खासी सैलरी ये कमाते हैं, अच्छी खासी तनख्वाह इनको मिलती है। तो ये एक ऑप्शन आपका यहाँ खुल जाता है मास्टर डिग्री करने के बाद। इसके अलावा डियर जैसे कि आपको पता है कि जो हमारी नवीन शिक्षण नीति आई है उसमें ये लिख दिया है कि अब आपको एमफिल या फिर नेट वेट क्वालिफाई करने की आवश्यकता नहीं है, आप अपनी मास्टर डिग्री के तुरंत बाद ही पीएचडी कर सकते हो। जैसे ही आपकी मास्टर्स खत्म होगी उसके तुरंत बाद आप अपनी पीएचडी के लिए काम करना शुरू कर सकते हो, ठीक है। पहले ये था डियर कि आपको मास्टर डिग्री करनी पड़ती थी 55% के साथ में, ठीक है। सब मतलब कास्ट वाइज सबका अलग अलग क्राइटेरिया, 48%, 45%, 55%, 60% जो भी है, ठीक है। लेकिन पहले ये था कि अपन को मास्टर डिग्री करनी पड़ती थी, उसके बाद फिर अपन नेट क्वालिफाई करके रखें, फिर अपन पीएचडी कर सकते थे। एमफिल भी बीच में करना रहता था, नेट या एमफिल अपन ने किया, उसके बाद फिर अपन पीएचडी के लिए अप्लाई करते थे, मेरिट बेसिस पे अपने नाम आते थे। लेकिन नवीन शिक्षण नीति में डियर ये हुआ है कि अब कोई भी बच्चा डायरेक्ट मास्टर डिग्री करने के बाद वो पीएचडी के लिए बिल्कुल अपना काम शुरू कर सकता है, ठीक है। उसको बीच में नेट या एमफिल की जरूरत पीएचडी के लिए नहीं है। मतलब जो मास्टर डिग्री और पीएचडी के बीच में जो दो मधु कैटअप थे, जो दो राक्षस थे, वो हट चुके हैं। अब आप डायरेक्ट मास्टर डिग्री के बाद पीएचडी के लिए तैयार कर सकते हो अपने आप को। अगर आप अच्छे नंबर लाते हो डियर, तो यहाँ पे आपको जेआरएफ जो होता है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिल जाती है। ये एक तरह की छात्रवृत्ति, एक तरह की स्कॉलरशिप होती है डियर। इसमें क्या होता है कि आप जिस भी कॉलेज से या जिस भी यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रहे हो, अगर आप ये अच्छे नंबरों से, अच्छी मेरिट में अगर आपका नाम आ जाता है तो आप जेआरएफ के लिए एलिजिबल रहते हो। उसकी भी एज रहती है डियर, ठीक है। 28 या 30 वर्ष के अंदर अंदर आप कर सकते हो उसको। तो जेआरएफ में ये रहता है डियर कि आपको छात्रवृत्ति मिलती है पीएचडी करने की, तो वो सभी के लिए रहती है, भले वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करता हो।
लेकिन अगर आप JRF के अंदर नहीं भी आते हो तो भी आपको PhD का रास्ता तो आपके लिए खुला ही रहता है, ठीक है। तो ये हुआ डियर एक तरीका। दूसरी बात ये होती है कि अगर हम मास्टर डिग्री कर लेते हैं डियर, तो हम किसी भी बड़े स्कूल में PGT यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के रूप में भी काम कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर वो होता है डियर जो बड़ी क्लासों को पढ़ाता है। जैसे कि आप जब 11th-12th में पढ़ते थे तो आपको अलग टीचर पढ़ाते थे, ठीक है। जब आप 6th-7th में पढ़ते थे तो आपको अलग टीचर पढ़ाते थे। यही डिफरेंस होता है डियर TGT PGT में। PGT यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी कि हायर क्लासेस पढ़ाने के लिए हमको PGT बोला जाता है, और हम तब बन सकते हैं जब हमारे पास हमारे संबंधित विषय में मास्टर डिग्री हो, ठीक है। दूसरी बात डियर, आप किसी स्कूल में प्रिंसिपल बन सकते हो। अगर आप अपना स्कूल भी खोलना चाहते हो डियर, तो उसके लिए आपके पास एटलीस्ट मास्टर डिग्री होना कंपलसरी होता है, ठीक है। अगर मास्टर डिग्री नहीं है तो आप अपना खुद का स्कूल नहीं खोल सकते। तो आप अपना खुद का स्कूल खोल सकते हो डियर। कम राशि में आप एक प्ले स्कूल डाल सकते हो। प्ले स्कूल में आपको पता है कि ज्यादा हेडेक तो रहता नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट रहता है और धीरे धीरे वो अपने आप ही अपना रिकवर होने लगता है। तो ये फायदा है। उसके अलावा डियर, आप अगर मास्टर डिग्री कर लेते हो तो आप बड़ी अपनी कोचिंग भी कर सकते हो। आपने जिस सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री करी है, अगर आपको उस पर अच्छी कमांड है तो आप उसकी कोचिंग पढ़ा सकते हो। आप अपने शहर में बढ़िया इंस्टीट्यूट खोल सकते हो, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ा सकते हो। इतने सारे ऑनलाइन बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हो। तो आप एजुकेटर भी बन सकते हो, ठीक है। तो ये था डियर मेरे हिसाब से कि अगर हम मास्टर डिग्री की तरफ बढ़ते हैं ग्रेजुएशन के बाद तो क्या फायदे मिलते हैं। अब तीसरी क्राइटेरिया जो है डियर मेरी तरफ से वो ये है कि अगर आपको मास्टर डिग्री भी नहीं करना है और माय डियर आपको LLB भी नहीं करना है, तो अब और क्या कर सकते हैं। तो डियर एक और ऑप्शन बचता है कि हम ग्रेजुएशन के बाद क्या करें। तो ग्रेजुएशन के बाद डियर एक सादा सिंपल सी चीज बचती है, B.Ed, ठीक है। ये 2 वर्ष का पाठ्यक्रम होता है डियर, 2 वर्ष की बैचलर्स डिग्री ही है ये, ठीक है। और इसके बाद आपके रास्ते और अच्छे हो जाते हैं, ब्राइट हो जाते हैं। किस लिए? टीचिंग करियर के लिए, ठीक है। टीचिंग डियर बहुत ही बेस्ट करियर होता है। सभी जितने भी लर्नर्स होते हैं, आपको पता है डियर कि हर जगह स्कूल होते हैं, ठीक है। हर जगह बड़े बड़े फ्रेंचाइजी वाले स्कूल होते हैं। तो हम उसमें भी अपने आप को क्यों ना अपने आप को वहां पे परख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि हर जगह पे डेफिनेटली डियर CBSE स्कूल होते हैं, ठीक है। CBSE स्कूल होते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल होते हैं अच्छे बढ़िया, DPS टाइप की बड़ी बड़ी फ्रेंचाइजी वाले स्कूल होते हैं, छोटे छोटे प्ले ग्रुप भी काफी बढ़िया बढ़िया होते हैं, किड्जी विड्जी करके। इसके अलावा डियर KV वगैरह केंद्रीय विद्यालय हर जगह होता ही है। MP बोर्ड तो सर्वव्यापी है, जिसका जो स्टेट है वहां पे उसका बोर्ड का स्कूल होता ही है। UP बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है, तो वो स्कूल्स रहते ही हैं डियर। तो अगर आप ग्रेजुएशन के बाद B.Ed कर लेते हो, ठीक है, B.Ed बहुत अच्छी चीज है। B.Ed करने के बाद डियर आपके रास्ते कमाई के लिए बिल्कुल खुल जाते हैं। अगर आपको कहीं कुछ नहीं मिलता है, अगर आपका कोई एग्जाम नहीं निकलता, तो डियर आप महीने के 10 से 12 हजार रुपए आराम से B.Ed करके कमा सकते हो। क्योंकि जैसे आप B.Ed के लिए अप्लाई करते हो, आप किसी भी स्कूल में टीचिंग की एप्लीकेशन डालोगे, रिज्यूमे डालोगे, तो आप उसमें परसुइंग B.Ed डाल दो कि भाई हमारा B.Ed चल रहा है, तो वो आपको खुशी खुशी रख लेंगे। तो इधर आप अपना पढ़ाते रहो, अर्न करते रहो और अपने B.Ed करते रहो। और डियर पढ़ते रहो और साथ में तैयारी भी करते रहो, क्या दिक्कत है, ठीक है। अगर मैं PSC की तैयारी कर रही हूँ और मुझे स्कूल में भी 4 घंटे इतिहास ही पढ़ाना है, तो भाई मेरा तो अच्छा है ना कि रिवीजन हो रहा है, मुझे कुछ अलग से तो पढ़ाना नहीं है। तो डियर इससे आप पैसे भी कमा सकते हो, अपने आप पे कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर सकते हो। क्योंकि घर में बैठे बैठे आपको लगने लगता है कि अरे यार एग्जाम निकल नहीं रहा, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, तो वो उन सब चीजों से आप बच सकते हो। तो मेरे हिसाब से आप ग्रेजुएशन के बाद B.Ed भी कर सकते हो। स्कूल टीचर बनो। स्कूल टीचर कोई बहुत ऐसा वो नहीं है आप सोचो कि अरे हो हम स्कूल टीचर नहीं बन सकते। डियर ये चीज बहुत गलत है अगर आप ऐसा सोचते हो तो, ठीक है। स्कूल भी आजकल आपको पता है कितने डेवलप हो रहे हैं। अब तो देखो मामा ने भी वो खोल दिया है नया स्कूल, ठीक है, CM राइज स्कूल, तो उसके लिए भी आप तैयार हो सकते हो। इसके अलावा डियर स्टेट लेवल में आप जितने भी हो सकते हैं सब में दे सकते हो। स्टेट लेवल यानी कि जैसे कि MPTET मतलब टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है डियर, जब भी अपन कोई भी परीक्षा देते हो तो आजकल उसको टेट ही बोलते हैं। अब वो मध्य प्रदेश का है तो मध्य प्रदेश का कर देते हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश का तो UP लिख देते हैं। तो डियर आप TET दे सकते हो। KVS मतलब केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसी आती है, बेहतरीन सैलरी रहती है डियर, मजादार, देख के मजा आ जाए, सेंट्रल की जॉब रहती है और क्या चाहिए आपको, ठीक है। नवोदय विद्यालय में आता है डियर, नवोदय विद्यालय के लिए आप दे सकते हो। इसके अलावा डियर रीट जो होती है ये राजस्थान के लिए रहती है, आप वो दे सकते हो, ठीक है। इसके अलावा डियर UP टेट दे सकते हो। CTET जो होता है डियर वो केंद्रीय विद्यालय का ही रहता है, मतलब पहले अपन को ये क्वालिफाई करके रखना रहता है और फिर अपन ये क्वालिफाई कर लेते हैं ना, तो अपन केंद्रीय विद्यालय के जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं उनको पढ़ा सकते हैं। अगर आपको केवल बड़े बच्चों को पढ़ाना है, जैसे कि केवल 9 से 12 तक के बच्चों को पढ़ाने की इच्छा रखते हो
तो CTET की जरूरत बिल्कुल नहीं है, आप डायरेक्ट अपनी PGT का एग्जाम दो, ठीक है। लेकिन आप सोचते हो कि कौन इतनी मगजमारी करेगा, इतनी बड़ी क्लास को हम तो पढ़ा नहीं पाएंगे, बच्चे बड़े हैं, हमसे डटेंगे नहीं, तो आप डियर TGT के लिए अप्लाई कर सकते हो। TGT का मतलब होता है डियर 8th क्लास तक के बच्चे, ठीक है। इसमें आपका 5th से लेके 8th तक का बच्चा आता है, और इस TGT के लिए आपको पहले ये क्वालिफाई करना पड़ता है, सिंपल पेपर आता है, ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं रहता। आप ये क्वालिफाई कर लेते हो, फिर उसके 4-6 महीने बाद वैकेंसी आती है परमानेंट वाली, तो आप इसमें TGT के लिए अप्लाई कर दो। TGT के लिए आप बिल्कुल CTET अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो 7 साल के लिए वैलिड रहता है, और ये आप बिल्कुल आराम से दे सकते हो, ठीक है। तो इसमें डियर बीएड में आपके ये फायदे हैं, बेहतरीन फायदा है। उसके अलावा डियर आप, मैंने जैसे कि आपको मास्टर्स में बताया था कि आप अपना प्ले ग्रुप खोल सकते हो, ठीक है। स्कूल नहीं खोल सकते ग्रेजुएशन करने के बाद, ठीक है, लेकिन हाँ बीएड है, एमएड है, तो ये आप बिल्कुल कर सकते हो। हम एमएड तक तो जा नहीं रहे, हमारा बीएड में ही बढ़िया काम हो जाएगा। हम प्ले स्कूल डाल सकते हैं छोटे छोटे बच्चों के लिए, ठीक है। हम कोई कोचिंग खोल सकते हैं डियर। कोचिंग का मतलब ये है कि जैसे कि अगर आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो आप उसी की तैयारी की कोचिंग आप डाल दो ना। अगर आप PSC की तैयारी कर रहे हो तो आप बच्चों को PSC का पढ़ाओ, ठीक है। या आप एक काम करो, आप छोटे बच्चों को ले लो, आप कुछ मत करो। अगर आप PSC की तैयारी करो ना, आप 6 से लेके 8 तक पढ़ाओ बच्चों को। आपका मैथ्स भी अच्छा होगा, आपका साइंस भी अच्छा होगा, आपकी हिंदी भी अच्छी होगी, आपका सोशल साइंस भी अच्छा होगा। मतलब आपके पूरे PSC के जो टॉपिक्स हैं डियर, वो 6ठी से 8वीं तक कवर हो जाएंगे। और अब तो हर जगह NCERT चल रहा है, तो आपको सरल भाषा में पूरी जानकारी मिल जाएगी। जो आपको बड़ी बड़ी किताबें ना सिखा पाई, वो आपको 6th से 8th का सिलेबस सिखा देगा। तो ये फायदा है डियर। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया था, आप किसी भी इंस्टीट्यूट से जुड़ सकते हो डियर। कोई भी बड़ी कोचिंग जो है, आप उनके साथ भी टाई अप कर सकते हो, या आप किसी की फ्रेंचाइजी लेकर आ सकते हो। जैसे कि बहुत से ऐसे हैं, DPS हुआ, हेलो किड्स हुआ, ठीक है, किड्स जी हुआ, बचपन हुआ, बहुत सारे डियर प्ले ग्रुप्स हैं। आप उनकी फ्रेंचाइजी भी अपने शहर में लेके आ सकते हो। तो मुझे उम्मीद है डियर कि ये जो मैंने छोटी सी कोशिश करी आप लोगों को थोड़ा सा एक आपका जो कंफ्यूजन है उसे दूर करने के लिए, मुझे लगता है आपको शायद पसंद आए। पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा वीडियो को, और कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। अगर आप ऐसे ही किसी विषय पर संबंधित टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हो, किसी कोर्स के बारे में जानकारी चाहते हो, उस कोर्स को कैसे करें ये चाहते हो, उस कोर्स के फायदे क्या हो सकते हैं ये चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हो डियर। और ये जो वीडियो है ये आप अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे होंगे आपके खुद के घर में जिनका ग्रेजुएशन होने वाला है या हो चुका है, या हो सकता है आप खुद ही ऐसे हो जिनका ग्रेजुएशन हो चुका है और आप खुद भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर कंफ्यूज हो कि क्या मैं आगे और पढ़ाई करूं, क्या मैं तैयारी करूं SI की, क्या मैं एक चांस लूं कि मैं हाँ साइड में कुछ और करके रखूं कि भाई अगर भगवान ना करे अगर मेरा किसी सरकारी नौकरी में चयन नहीं हुआ तो क्या मैं कभी अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पाऊंगा या हो पाऊंगी। तो डियर ये वही आपके लिए है कि मैं तो ये कहूंगी कि आप जो भी पोस्ट चाहो भगवान आपको वही दे, लेकिन डियर समझदार व्यक्ति वही होता है जो समय के अनुरूप एक सेफ साइड लेके चलता है, ठीक है। तो अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पहली बार देख रहे हैं तो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।